नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा आपका परिवर्तन क्लासेस मगहर में स्वागत करता हूं। मैं बता दूं, ये जो क्लास होने वाली है ये जियोग्राफी की क्लास होगी और जियोग्राफी की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर शुरू किया जा रहा है तो अंत भी किया जाएगा। और सारे टॉपिक, चाहे वो भारत के टॉपिक हो चाहे वो विश्व के टॉपिक हो, सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे। और ये टॉपिक कवर जो होगा वो लगभग 1.5 से 2 महीने में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद या इस पूरे सेशन खत्म होने के बाद इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा। और जो भी दिक्कतें आपको आती होंगी ज्योग्राफी में, वो सारी दिक्कतों का समाधान मेरे द्वारा इस क्लास में आपको किया जाएगा। एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, किसी भी टीचर को पढ़ने से पहले एक बार आप उस टीचर की पूरी बातों को ध्यान से सुनिए, क्लासों को सुनिए। आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें उस टीचर के बताए हुए माध्यम से या उस टीचर के तरीके से चीजें ज्यादातर आप समझ पाएंगे। इस ज्योग्राफी की क्लास में हम जो भी चीजें समझेंगे या जो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बड़े इत्मीनान से कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और क्लास को देखिएगा। चलिए क्लास शुरू किया जाए। तो क्लास में हमें यह समझना है कि जियोग्राफी, एक चीज आप ध्यान से समझें। जियोग्राफी को दरअसल हम दो पार्टों में पढ़ते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक भारत की जियोग्राफी और एक कौन सी जियोग्राफी, एक विश्व की। भारत की जियोग्राफी और एक क्या, विश्व की। और एक विश्व की जियोग्राफी। अच्छा, भारत की जियोग्राफी में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें टॉपिक कौन कौन से आएंगे? एक आएगा पहला टॉपिक, भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी भारत कहाँ स्थित है, भारत में का विस्तार कैसा है। दूसरा टॉपिक, भारत के पर्वत, भारत में कौन कौन से पर्वत, हिमालय का कौन सा हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वोत्तर पठार, दक्षिण भारत के कई सारे नीलगिरी पर्वत। तो ये पर्वत भारत में हमें पढ़ना है। यही हमें विश्व में भी पढ़ना होगा। पड़ोसी देशों के बारे में हमें जानना होगा। भारत में दर्रे, नदियां और उनके नदियों के किनारे शहर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे टिहरी बांध, दामोदर घाट परियोजना कहाँ है, जलप्रपात, जलवायु, झील, कृषि, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मतलब हम इसे नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। वन, खनिज, जनजाति, उद्योग और जनगणना, ये भारत में है। और भारत की जियोग्राफी में हमें पढ़ना है कि भारत की जियोग्राफी में ये 16 टॉपिक हो गए। फिर अगले टॉपिक पर हम चलें तो याद रखेंगे विश्व का भूगोल। अब ध्यान से समझिए, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सौरमंडल के बारे में। जब हम विश्व में आएंगे, पृथ्वी की संरचनाओं के बारे में, महाद्वीपीय सागर एवं द्वीप के बारे में, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय रेखा के बारे में, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार एवं मैदान, वायुमंडल की संरचना। अगला टॉपिक, पवन, चक्रवात, झील, जलप्रपात व नहर, स्थलाकृतियां, मरुस्थल, जलसंधि, जलधाराएं, प्रवाल भित्ति, ज्वार भाटा और नदियां। फिर आगे देखा जाए आगे कौन सा टॉपिक आएगा। अगर आप आगे समझें कि फिर अगला टॉपिक कौन सा आएगा तो ध्यान देंगे, नदी बांध। विश्व में हम बात कर रहे हैं नदी बांध। विश्व में नदियों के किनारे शहर, अमेरिका की न्यूयॉर्क की शहर के किनारे है, लंदन की शहर के किनारे है, बंदरगाह, ग्रंथ, वनस्पति, घास, देश, राजधानी, मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, खनिज, जनसंख्या, जनजाति, नगरों के प्राचीन नाम। और आगे चलें तो ये वो टॉपिक है जो हमें कवर करना है। हमारी जो आज पहली क्लास होगी, वो जो क्लास है वो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में हम ध्यान से समझेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है और भारत का विस्तार कैसा है।
अगर आप ध्यान से समझें तो समझिएगा, ये पूरा भारत का मैप है, और इस भारत के मैप में अगर आप ध्यान दें तो भारत के पड़ोसी देश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पड़ोसी देश, और एक बात याद रखेंगे, पड़ोसी देशों में हमें दो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहला, पड़ोसी देशों में हम केवल ये पढ़ेंगे कि पड़ोसी देश भारत के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान जो सीमा बनाता है वो लद्दाख के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, दो केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। उसी तरह जो दूसरा टॉपिक होगा इसी भारत के पड़ोसी देशों में, वहां पर हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी नदियां हैं, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है, पाकिस्तान कैसे भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, पाकिस्तान में पर्वत कौन है, दर्रे कौन है। ये भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ी सी विशेष जानकारी हो जाए। दोनों टॉपिकों से प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, आप विश्वास रखेंगे आपको काफी मजा आने वाला है। अब ध्यान से समझिए, भारत के पड़ोसी देशों में जैसे एक आपका पाकिस्तान हो गया, एक अफगानिस्तान हो गया, तिब्बत यानी चीन, ये तिब्बत का एरिया है, चीन में आ गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, और बात करें श्रीलंका हो गया। ये भारत के पड़ोसी देशों में आते हैं। अगर हम आपको थोड़ी सी स्थिति बताएं, जैसे रुकिए, ये समझिए, जैसे यहां पे क्या कह रहा है, चीजों को समझिए। जैसे अगर ये भारत का मैप मान लिया जाए, और आप चीजों को समझ पा रहे हैं, तो ये भारत का किसी भी मैप का सबसे ऊपरी हिस्सा उत्तर दिशा होता है, तो ये उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। और किसी भी मैप का सबसे नीचे वाला दिशा कौन सा दिशा होता है? दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा। ये कौन सा दिशा हो गया? पश्चिम दिशा हो गया। पश्चिम दिशा हो गया। और ये कौन सा दिशा हो गया? ये दिशा हो गया पूर्व दिशा। आप चीजें आप ध्यान से समझें। यहां से प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे उत्तर से लेके और दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई और पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ध्यान से समझिए, पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है यहां से, कि ये जो भारत की, जैसे अगर आप यहां पर आएंगे, अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं, यहां पर और यहां पर, यहां पर तो है आपका अरब सागर, अरब सागर, और यहां पर है बंगाल की खाड़ी। यहां पर कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों को हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए, बोलता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भूमि कौन सा है? तो कन्याकुमारी। लेकिन आपको ध्यान से समझिए, अगर ये पूरे भारत का मैप है और इस भारत के मैप में मैं आपसे प्रश्न के रूप में केवल इतना समझा पा रहा हूं, तो आप बताइएगा यस या नो में, कि ये अगर यहां से ये जो सीमा शुरू होगी, ये सीमा, ये पूरी सीमा शुरू होते होते यहां तक जो जाएगी, क्या ये जल के साथ सीमा बना रही है? नहीं, जल के साथ तो ये सीमा बना रही है। ये जल की सीमा यहां से शुरू होकर यहां तक, और यहां से शुरू होकर यहां तक जा रही है। यानी प्रश्न बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो याद रखेंगे, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब वो सीमा जो जल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। उसके बाद भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा मतलब यहां से शुरू होकर, अरब सागर से शुरू होकर यहाँ पर हिंद महासागर है, और इस तरह जाकर, तो भारत की जो तटीय सीमा है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। अच्छा, बात करें द्वीपों सहित सीमा मिलाकर,
जैसे द्वीपों में अगर यहाँ पर हम आएंगे तो हमें लक्षद्वीप भी मिल जाएगा। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप भी मिल जाएगा। यहाँ पर दादर नागर हवेली के रूप में मिल जाएगा, और ये पर अंडमान निकोबार के रूप में मिल जाएगा। अगर बात करें द्वीपों सहित मिलाकर कुल तटीय सीमा कितनी है, तो कुल तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। अब यहाँ पर तटीय सीमा और स्थलीय सीमा पे अगर आप ध्यान दें तो तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। यानी 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा साझा करते हैं। ध्यान से समझिए, 9 राज्य और 4 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। यूटी मतलब क्या? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अगर आप ध्यान दें तो ये गुजरात हो जाएगा, ये जो पूरा एरिया है महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर जो है आपका बांग्लादेश है। तो क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। अच्छा, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, ये भी थोड़ा समझ लेंगे। 4 केंद्र शासित प्रदेश में एक तो आपका लक्षद्वीप हो गया, दूसरा आपका, ध्यान से, एक आपका कौन सा हो गया? लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार हो गया, तीसरा दादर नागर हवेली हो जाएगा, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप, और दमन द्वीप। और चौथा अगर हम बात करें तो चौथा हो जाएगा पुदुचेरी। चौथा कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी। पुदुचेरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। यहाँ पे कौन सा है? पुदुचेरी। तो 9 राज्य तटीय सीमा साझा करते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अपनी तटीय सीमा साझा करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इन 9 राज्यों में कौन से राज्य हैं जो 5 अरब सागर से सीमा साझा करते हैं, और कौन से राज्य हैं जो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं, और 4 राज्य ऐसे हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो 5 4 कौन से हैं अगर आप ध्यान दें तो एक तो पहले स्थान पे हो जाएगा गुजरात। गुजरात, गुजरात के बाद क्या? मुंबई। मुंबई, मुंबई के बाद गोवा। गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद, कर्नाटक के बाद क्या? केरल। 4 राज्य कौन कौन से जो बे ऑफ बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसी के बाद जो है वो है बंगाल। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। अगर आप ध्यान दें तो पूछता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, वो की बिंदु है। वो की बिंदु है जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। गुहार मोती या सर क्रीक, सर क्रीक, ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। इसी भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिरा काल। इंदिरा काल। और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है, सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम कन्याकुमारी। इसे केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है।
लेकिन आप दक्षिणी बिंदु में इंदिरा पॉइंट नाम भी सुने होंगे। तो याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट जो नाम है वो यहाँ अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है और ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ध्यान दें, आपसे प्रश्न क्या बनता है? एक प्रश्न बनता है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है वो कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है या दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से हम जानते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ध्यान से समझ। अंडमान निकोबार सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? सिंपल सी। सर्वाधिक तटीय सीमा। इसकी एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक है, यानी जैसे आप मैप में देखे होंगे, ये अगर मान लिया जाए मैप है, तो इस मैप में सबसे ज्यादा जो इसकी सीमा है, कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा या तटीय सीमा? तटीय सीमा मतलब किसी समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो गुजरात, गुजरात की जो टोटल तटीय सीमा है, उस गुजरात की टोटल तटीय सीमा का नाम तटीय सीमा की दूरी कितनी है? तो आप ध्यान देंगे, टोटल तटीय सीमा की दूरी है 1600 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा कितनी है? 974 किलोमीटर। कहीं कहीं 975 मिलेगा, लेकिन 974 सही है। तमिलनाडु की तटीय सीमा कितनी है? 1076 किलोमीटर। अब ध्यान से समझिए, आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? तो भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा जो है वो किसकी है? गुजरात की। कई बार पेपर में प्रश्न बना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है गोवा, और इसकी सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर की लगती है। मैं आपको एक बार फिर मैप पे लेकर चलता हूं, आप मैप को समझिए और चीजों को समझिए। मैंने अभी तक आपको क्लास में क्या क्या बताया, देखिए ये मैप क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया कि चार यूटी तटीय सीमा बनाते हैं। कौन सी सीमा? तटीय सीमा बनाते हैं चार केंद्र शासित प्रदेश। चारों केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक अंडमान निकोबार हो गया, पुदुचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर नागर हवेली हो गया। तो चार हो गए। लेकिन पुदुचेरी में आप याद रखेंगे, पुदुचेरी में जिले कितने हैं? पुदुचेरी में जिले, तो पुदुचेरी में जो जिलों की संख्या है वो चार। चार जिले कौन कौन से हैं? एक तो है माहे, एक है कराईकल, कराईकल, उसके बाद यमन, और उसके बाद क्या है? पुदुचेरी, ये भी एक जिला है। माहे कहाँ पड़ता है? तो आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो देखिए, माहे, माहे आपका किस स्टेट में आ रहा है? तो माहे आपका आ रहा है केरल में। तो माहे जो है वो किस स्टेट में आपका दिखाई दे रहा है? केरल में। केरल। कराईकल तमिलनाडु में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, और पुदुचेरी कहाँ पर है? पुदुचेरी भी तमिलनाडु में है। तो पेपर में प्रश्न बनता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो अपनी सीमा तीन राज्यों में साझा करता है? तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। तीन राज्यों में कौन कौन सा साझा करता है? तो एक तो वो केरल में, दूसरा तमिलनाडु में, और तीसरा आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको मैप में इस नाते लाया, आप चीजों को समझ पाए कि मैप क्या है। ध्यान दें, तो ये बांग्लादेश है, और मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश। नौ तटीय राज्य, नौ तटीय राज्य, देखिए गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये क्या हो गया? पश्चिम बंगाल।
चलिए, इतना अभी तक मैंने आपको बड़े आसानी से समझाया। आप समझे या नहीं समझे एक बार जरूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं हम आगे अपनी अगली लाइन पर। एक बार अगर आप ध्यान से समझे, इसी मैप में मैं आपको एक चीज और भी बता दूं। ये जो मैप है, ध्यान से समझे। इस मैप को बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? भारत के बीचों बीच से रेखा गुजरती है। उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। जो आपको अगले टॉपिक पे पढ़ने वाला है, आप एक बार ध्यान से समझिए। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ध्यान से समझिए। ये देखिए, कर्क रेखा। जैसे इस बीचों बीच से एक रेखा अगर गुजार दी जाए और इस रेखा को नाम दिया जाए कर्क रेखा, एक काल्पनिक रेखा है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। बांटने का मतलब, एक दक्षिण भारत और एक उत्तर भारत। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पेपर में कई बार प्रश्न बना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे पहले कौन सा आएगा? गुजरात। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं, आप उस ट्रिक को समझिए, और उस ट्रिक को पढ़ने के बाद आपको कभी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक को समझिए और फिर कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक क्या है? कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों का नाम याद करने के लिए ट्रिक है, गरम छाछ पी, तृप्त, गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। अच्छा, इस ट्रिक में अब नाम कौन कौन सा आएगा, ध्यान से समझिए। गुजरात, गुजरात नाम आ जाएगा। फिर राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। और क्या? मिजोरम। और यही आपका क्रम भी है। और ये क्रम आपका किस से किस दिशा में है, तो याद रखेंगे, पश्चिम से, पश्चिम से पूर्व दिशा का क्रम है। यानी कर्क रेखा सबसे पहले भारत के किस राज्य को काटती है, तो गुजरात राज्य को। और सबसे अंत में किस राज्य को काटती है, तो याद रखेंगे मिजोरम को। ये पश्चिम से पूरब की दिशा है। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि कर्क रेखा जितने राज्यों को काटती है पूरब से पश्चिम में, तो आप इसी को सेम टू सेम उल्टा कर देंगे तो मिजोरम से हो जाएगा। प्रश्न जिस हिसाब से पूछेगा आपको उस हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। आगे ध्यान दें, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ये जो समय रेखा है, ये अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। ध्यान से, मानक मानक समय रेखा, समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से होता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में आपको अंतरराष्ट्रीय विश्व भूगोल में पढ़ाऊंगा। भारत की समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और 5.5 घंटे आगे है। भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और 5.5 घंटे आगे है। यहाँ पर मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आप चीजों को समझें, तो जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो यहां से गुजरती है।
अब अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा और प्रधान यामोत्तर के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेखा को हम किस किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम कौन कौन से हैं इसके? अन्य नाम, अन्य नाम, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या फिर प्रधान, प्रधान यामोत्तर, या फिर क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर। इसके कई अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के कई सारे नाम है, मैंने ये नाम आपको बोर्ड पर लिख दिया। इसके बाद याद रखें कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी एक ट्रिक है, और उस ट्रिक का नाम क्या है? उस ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। ये दूसरी ट्रिक, ये ट्रिक जो है मित्र पर गमछा झार, ये इसकी है जो अब वर्तमान में उतने प्रचलन में नहीं है। दूसरी ट्रिक है आंधी छाता में उड़ा, आंधी छाता में उड़ा, आंधी छाता में उड़ा। अब उड़ा देते हैं आंधी छाता में, तो सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, पहला राज्य आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, ट्रिक के हिसाब से छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, और उड़ीसा। अब बात ध्यान से समझिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कितना आगे? 5.5 घंटे आगे। बात करें कि इसमें सबसे पहले किस राज्य को काटती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर सबसे लास्ट में किसको? आंध्र प्रदेश को। एक पॉइंट याद रखिएगा, पेपर में कई बार बना है कि कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहां काटते हैं? ध्यान से समझिए। कर्क रेखा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, कर्क रेखा, कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा एक दूसरे को, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। छत्तीसगढ़ किस राज्य में काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। अच्छा, अगर छत्तीसगढ़ में काटते हैं तो छत्तीसगढ़ तो एक राज्य है, उस राज्य के मेन पॉइंट पर कहाँ काटते हैं? तो इस राज्य में एक जगह पड़ता है सूरजपुर। कौन सा जगह पड़ता है? सूरजपुर। सूरजपुर का एक इलाका है जिसका नाम है भैंसा मुंडा। उस इलाका का नाम क्या है? भैंसा मुंडा। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के भैंसा मुंडा में काटते हैं। आगे चले, उम्मीद करेंगे आप इतना समझे होंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आप ध्यान से समझें। भारत का जल क्षेत्र, भारत का जल क्षेत्र क्या कह रहा है, आप एक बार ध्यान से समझें। भारत का जल क्षेत्र समुद्र के अंदर की दूरी को नॉटिकल मील से मापते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर इतनी दूरी होती है। अब चीजें आप ध्यान से समझिए, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं आगे आपको बता चुका। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र फैला कितना है? 12 नॉटिकल मील। अच्छा, दूरी को हम किस में नापते हैं? नॉटिकल मील में मापते हैं। और अगर ये भारत का मैप है, जैसा भी हो, अगर ये भारत का मैप है, तो ये जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, ये जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है, तो इसकी जो शुरुआत की प्रादेशिक क्षेत्र, इतनी जो दूरी है वो 12 नॉटिकल मील में आती है। कितने नॉटिकल मील में? 12 नॉटिकल मील में। फिर भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? 200 किलोमीटर।
नाटिकल मील, किलोमीटर में नहीं। और संलग्न समुद्री क्षेत्र कितना है? 24 नाटिकल मील। ये चीजें आप याद रखेंगे, पेपर में वन लाइनर के रूप में कई बार प्रश्न हमारे एग्जामों में प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। आगे चला जाए, आप इतना समझें। अगला क्या कह रहा है? कुछ क्वेश्चन आंसर हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है, उस क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हमने जितना आपको बताया उस हिसाब से ये प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं? क्या रखेंगे? भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं? 9 राज्य। मैंने आप भी आपको जस्ट बता दिया। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं, जरा एक बार आप लोग जरूर बताइएगा। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा, तो भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? गुजरात की। तो इसकी मुख्य भूमि की भी तट रेखा सबसे ज्यादा होगी गुजरात की। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो क्या है उसकी ट्रिक? गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। और इस हिसाब से कौन कौन से नाम आ जाए? गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और क्या? मिजोरम। तो इस ऑप्शन में कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा गुजरती है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ये आपका मुख्य भूमि। मुख्य भूमि को हम कन्याकुमारी के भी नाम से जानते हैं, कन्याकुमारी। और इसे ही केप केमोरुइन के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों में से कोई भी नाम देगा, तो एक नाम दिया है क्या? केप केमोरुइन। कुछ पॉइंट है जो आपको डाउट पैदा करते हैं, जैसे आपसे पूछ ले पॉइंट, पॉइंट काली मेरे कहां पर है? पॉइंट पेड्रो कहां पर है? तो याद रखेंगे, पॉइंट कालीमेरी की बात करेगा तो तमिलनाडु में, और पॉइंट पेड्रो ये जाफना में पड़ता है, जो श्रीलंका में। जो कहां पर है? श्रीलंका में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत का वह स्थल जो दक्षिण में सबसे दूरस्थ है, वह स्थल जो भारत का दक्षिण में है और सबसे दूरस्थ स्थल है। तो ये तो मुख्य भूमि का हो गया। ये अंडमान निकोबार का जो स्थल है ये सबसे दूरस्थ है, और अंडमान निकोबार स्थल में एक स्थल पड़ता है जिसका नाम क्या है? पिग्मिलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट। पिग्मिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके अलावा अगर आगे चला जाए, आगे आपको बताया जाए, तो क्लास आज की क्लास में इतना ही। एक चीज याद रखेंगे, परिवर्तन क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों में कौन से देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं, कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और भारत की विभिन्न स्थिति के बारे में हम जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।